हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग हैं। तो आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सॉरी, बीच में कुछ वीडियोस में नहीं ला पाया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो अब मैं वीडियो रेगुलर रखूंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। जो बच्चे भी CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर 19, 21 एंड 26 नवंबर के आसपास में शायद पेपर होने वाला है। अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर, आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज से हम फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन यानी कैटाबॉलिज्म, यानी हम लोग अगर फैटी एसिड को कैटाबोलाइज करें तो कैसे ये काम चलेगा, ठीक है। आज का चर्चा इसी पर रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए, छोटा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेल है, ठीक है। और सेल में यहां एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, साइटोसॉल है। दिस इज साइटोसॉल। ये आपका साइटोसॉल है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आप सबको पता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, कि साइटोप्लाज्म में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स या इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करना है, यानी फैटी एसिड को तोड़ना है, उनको कैटाबोलाइट करना है, तो ये काम कहां होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो फैटी एसिड का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगा और उसका ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म में होगा, सॉरी, उसका जो आपका कैटाबोलिक जो रिएक्शन होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्नाटाइन शटल पर। आगे बताएंगे क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो। तो साइटोसोल में आपका क्या है, फैटी एसिड, यानी ये फैटी एसिड क्या है, लिपिड में अटैच है, लिपिड के साथ बंधा हुआ आपका फैटी एसिड। तो अगर इस फैटी एसिड को तोड़ना है, कैटाबोलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजोगे, ठीक है। ये बात सबको पता है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे कि इस फैटी एसिड को इस माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में आप कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां मैट्रिक्स है, तो आप साइटोप्लाज्म से फैटी एसिड को निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में कैसे भेजोगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करोगे, आज का टॉपिक में यही रहेगा। एक बार जब हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचा देंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब फैटी एसिड पहुंच गया तब उसकी ऑक्सीडेशन कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है। आई बात समझ में, ग्लिम्स आपको मिल गया होगा कि आज का टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी ट्रांसपोर्ट को साइटोप्लाज्म से लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फैटी एसिड को जब ट्रांसपोर्ट करोगे, तो इसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं कार्नाटाइन शटल कहते हैं। कार्नाटाइन शटल है, आगे बताएंगे कार्नाटाइन क्या होता है। यहां तक क्लियर हो गया हुआ आशा करता हूं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां अब हम पढ़ेंगे कार्नाटाइन शटल। तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो फैटी एसिड है, फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन चेन लेंथ होता है, ठीक है। तो इसमें दो बातें होती है, दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं, कि अगर फैटी एसिड में कार्बन का लेंथ यानी कार्बन की संख्या 14 हो या उससे ज्यादा हो, दूसरा बात, कार्बन की संख्या क्या हो, कार्बन की संख्या लेस देन 14 हो,
यानी कार्बन की संख्या 14 से कम हो, 13 हो, 12 हो, उससे कम हो। ये दो केस होता है, जरा बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो कार्नाटाइन शटल क्या करता है कि साइटोसोल में जो भी फैटी एसिड है, उन फैटी एसिड में जिनमें कार्बन की संख्या 14 हो या उससे ज्यादा हो, उसको कहते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हाँ, इसी को कार्नाटाइन शटल के यूज करके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं बताऊंगा कि अगर कार्बन की संख्या 14 से कम होना चाहिए, 13 हो, 12, 11, उससे भी कम होना चाहिए, तब उसको कैसे आप साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट करोगे। कल को क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा आपसे, आप फंस जाओगे। आप लोग, बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, क्योंकि सारे फैटी एसिड कार्नाटाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो कार्नाटाइन में यही काम करेंगे कि 14 कार्बन वाला फैटी एसिड या उससे ज्यादा को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजेंगे। कैसे भेजोगे, कैसे भेजोगे, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, इसी बात को देखेंगे। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस करा करके हम क्या करेंगे, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, 1 बाय 1, बहुत मजा आएगा। कौन कौन सा है? पहला है, सबसे पहला काम क्या करना है, फैटी एसिड को एक्टिवेट करना है। आपको क्या करना है, फैटी एसिड एक्टिवेट। आपको पता है कि फैटी एसिड में एक R चेन होता है, R चेन कुछ भी हो सकता है, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होगा, OH होगा। ये फैटी एसिड है, इसको आपको एक्टिवेट करना है। क्यों करना है, आगे बताएं। दूसरा जब एक्टिवेट हो गया तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भेजना है। ठीक है, ये दूसरा काम रहेगा हमारा। लास्ट में क्या काम है कि एक बार जब आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब एक बार फैटी एसिड पहुंच गया और वह एक्टिवेटेड फॉर्म था, उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 3 फॉर्म आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप बीटा ऑक्सीडेशन पे जब स्टार्ट करोगे उससे पहले ये 3 बातें समझना बहुत जरूरी है। यहां से भी सवाल आए हुए हैं, आपको बताएंगे। आशा करता हूं आप यहां तक समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हुआ है फैटी एसिड का एक्टिवेशन। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। फैटी एसिड को एक्टिवेट कैसे करोगे, क्या करना है, फैटी एसिड को एक्टिवेट करना है। कैसे इसको एक्टिवेट करोगे, सवाल ये है। तो कहता है यहां पर क्या होगा कि जो फैटी एसिड होगा ना, इसको एस्टरीफाइड करेंगे। एस्टरीफाइड करके क्या बनाएंगे, फैटी एसाइल कोई बनाएंगे। आप सबको पता है, ध्यान से देखना। देखो, R C O OH होता है ना, इस पर हम लोग कोएंजाइम A डालेंगे तो ये बन जाता है RC O, यहाँ SCOA हो जाता है। यही होता है एक्टिवेशन। दिस इज एक्टिवेशन, कि हमको C डबल O इज मोइटी जो है, ये जो C डबल OH मोइटी है, इस मोइटी को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि C डबल बॉन्ड OOH फॉर्म में ये आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये एक्टिवेशन का काम चल रहा है तो इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम है। तो यहां पर जब आप डालोगे फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज डालोगे, आपको पता है कि ये सिंथेटेज क्लास का एंजाइम है, तो यहां क्या करेगा, यहां साथ में एटीपी को तोड़ेगा और आपका एमपी प्लस पीपीआई बनाएगा, क्योंकि ये एटीपी कपल्ड रिएक्शन है। अगर एटीपी यूज नहीं करोगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। कल को ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि ये एंजाइम पाया कहां जाएगा, ये जो आपका फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम, ये कहां पाया जाएगा, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन, वहां पाया जाता है। मतलब आपको हम दिखा दे, अगर ये डायग्राम बनाए आपको, ये अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखा दे, ठीक है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया आपको। यहाँ क्या है, साइटोसोल, आपको पता साइटोसोल है। ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, इसी आउटर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज। कल को यही सवाल आपसे पूछ देगा कि फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इस बात को याद रखना। आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बॉन्ड बनता है ना, CHCO बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग थायो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थायो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। कल को यही सवाल आपसे पूछ देगा कि फैटी एसिड और कोएंजाइम ए के बीच में कौन सा लिंकेज बना, तो थायो एस्टर लिंकेज बना। बहुत छोटी छोटी सवाल से भी, सॉरी, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IIT जैम हो, गेट हो या CSR के पेपर हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बात कहा उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है कि फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस ATP क्या बना, फैटी एसाइल कोए प्लस AMP प्लस PPI। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, कल को इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। कहीं से भी एग्जामिनर उठाया क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आपको हर चीज पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पाथवे है, दूसरा जो इसका कार्नाटाइन स्ट्रक्चर का दूसरा जो पार्ट हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो यहाँ दो बातें सीखना है। सबसे पहला क्या है कि हमको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उसके स्पेस में जाना है। तो यहां ध्यान दो, सब बच्चा यहाँ, सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए डायग्राम में देखो, ये साइटोसोल है। साइटोसोल में क्या किया हमने, साइटोसोल में ऑलरेडी क्या है, RCO SCO। ये जो चीज है ये क्या है, ये आपका एक्टिवेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, कैसे एक्टिवेटेड है, क्योंकि यहां पर SCOA लगा हुआ है, इसलिए एक्टिवेटेड है। कोएंजाइम के जो है इसलिए एक्टिवेटेड है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। जो डायग्राम में दिया हुई बात यहां लिखा है मैंने, देखो अब क्या होगा, सब लोग स्क्रीन पर ध्यान देगा। अब क्या होगा कि ये जो आपका एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोए जो है, इस पर एक आपका एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है कार्नाटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1। कार्नाटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1, CAT1, या इसको CPT1 एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन पे यहां ये एंजाइम बैठा हुआ है। ये एंजाइम करेगा एक कार्नाटाइन नाम का एक मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या करेगा, इस फैटी एसाइल कोए से जोड़ देगा। मतलब इस SCO को यहां से बाहर निकालेगा और इस कार्बन से इस कार्नाटाइन को जोड़ दिया, देखो क्या बना, R-O कार्नाटाइन। आया समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि SCO को हटाना है, कार्नाटाइन को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि SCO के फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए SCOA को हटाना जरूरी है कार्नाटाइन से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बातें समझ में आ रही है सबको। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने साइटोसोल से क्या किया, यहाँ पर कार्नाटाइन में कन्वर्ट करके इसको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में लाकर रख दिया। देखो ये कन्वर्ट किया, ये स्टाइल को है, ये जो आपका कार्नाटाइन जो है, जो जुटा है आपका फैटी एसिड से, क्या हुआ, ये अब यहाँ आ रहा है धीरे धीरे, तो मान लो कि स्पेस में चला गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करके ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में, इस आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, हैव मेनी पोरिन चैनल। याद रखना, इस माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोरिन चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू ये पास कर गया होगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है सभी मॉलिक्यूल के साथ। बट जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर आओगे, इसमें पोरिन चैनल नहीं होता है, इसमें
स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है। वह सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर उसमें होता है जो कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ये रहा पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या होगा कि आपका जो कार्नाटाइन एसोसिएटेड फैटी एसिड जो ये बना था, इसको हम यहां से निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस में डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये कार्नाटाइन एसोसिएटेड फैटी एसिड वाला मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ेगा तो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि कार्नाटाइन से एसोसिएटेड एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है एसाइल कार्नाटाइन या कार्नाटाइन ट्रांसपोर्टर। याद रखना, पेपर में पक्का पूछेगा अगर एग्जाम ने ढंग से सवाल पूछ दिए तो। ठीक है, तो इसके इनर मेम्ब्रेन में ये देखो, ये जो आपका इनर मेम्ब्रेन है, यहां पर क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है। इसी ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, एसाइल कार्नाटाइन या कार्नाटाइन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये कार्नाटाइन एसोसिएटेड फैटी एसिड क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और ये यहां पर रखा हुआ है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, बातें क्लियर हो रही है, ध्यान रखना, सब समझा दूंगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो सेकंड स्टेप यहीं तक हो गया। लेकिन अभी ये फैटी एसिड कार्नाटाइन से एसोसिएटेड है, इसको कार्नाटाइन से रिलीज करना पड़ेगा। जब तक इसको कार्नाटाइन से रिलीज नहीं करोगे तब तक आप फैटी एसिड को फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए आगे नहीं भेज सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्नाटाइन को कैसे रिलीज किया जाए वहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस कार्नाटाइन एसोसिएटेड फैटी एसिड को वापस से हमें ये कोएंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट करें, इस बात को ध्यान रखना। चलो यहां ध्यान रखते हैं। तो यहां एक दूसरा एंजाइम आएगा। याद रखना कि आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में एक एंजाइम था जिसका नाम था कार्नाटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज 1, कैट1। ये दूसरा एंजाइम है। अब जो एंजाइम हमने लाया यहां पर इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, जो एंजाइम लाया उसका नाम है कार्नाटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज 2। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर के साथ एसोसिएट होता है। जैसे ही आपका कार्नाटाइन एसोसिएटेड फैटी एसिड अटैच होकर के मैट्रिक्स में आया, क्या हुआ, इस कैट2 एंजाइम ने क्या किया, इस कार्नाटाइन को रिप्लेस कर दिया। किससे? CoA-SH से रिप्लेस किया। CoA-SH अटैक किया, कार्नाटाइन रिलीज हो गया, यहां कार्नाटाइन रिलीज हो गया और क्या हुआ, CoA-SH इसी जगह अटैच हो गया, वापस क्या बन गया, फैटी एसाइल कोए के फॉर्म में कन्वर्ट। ये क्या आपका, ये आपका हो गया फैटी एसाइल कोए बन के तैयार हुआ, क्योंकि इसी फैटी एसाइल कोए में आपका साइटोसोल में एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, यहां से 2 पॉइंट याद रखना। साइटोसोल में जो कोए था, जो कोए एंजाइम साइटोसोल में था वो अलग था। जो कोए एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में था वो अलग था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में कैट1 एंजाइम है, वो अलग है। तीसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो कैट2 एंजाइम वो अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को यही क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही मैंने वापस फैटी एसाइल कोए में कन्वर्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। अब जैसे ही कार्नाटाइन रिलीज हुआ, ये कार्नाटाइन क्या हुआ, अगेन कार्नाटाइन ट्रांसपोर्टर की मदद से ये वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से होते हुए, आउटर माइटोमेम्ब्रेन स्पेस से निकलते हुए ये वापस साइटोसोल में जाके चला जाएगा। अब फिर से क्या करेगा, फिर से किसी ऐसे फैटी एसिड को उठाएगा जिसका लेंथ 14 कार्बन या उससे ज्यादा हो, उसको लेकर के आ जाएगा। यही काम इसका है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों स्टेप को 1 बाय 1 समझा दिया। दिमाग में फिट कर लीजिएगा, डायग्राम याद आएगा, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब आपको बताया था मैंने कि 14 से ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड को आपने कार्नाटाइन से ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्या हो अगर आपके पास कार्बन संख्या 12 या उससे कम का फैटी एसिड आपके साइटोसोल में पाया जाएगा,
उसको कैसे भेजोगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो उसको भेजने के लिए याद रखना कोई भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वह परमिएबल होता है, आउटर में स्पेसिफिक परमिएबल होता है और इनर में स्पेसिफिक परमिएबल होता है, एकदम बिल्कुल परमिएबल है, इसके लिए कोई भी शटलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिएगा, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक बात है। कल को यही आपसे पूछेगा, आप भूल जाओगे कि कार्बन संख्या 14 13 क्या हो रहा है, भूल जाओगे आप, इसको याद रखना, इसमें इसका की पॉइंट यही है, ठीक है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिसमें कार्बन संख्या 14 या उससे ज्यादा हो तो कार्नाटाइन की हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 13 12 या उससे कम हो तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूं सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ मैंने सेट्स ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर के 10-15 मिनट के बाद इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, वहां से जरूर देखिएगा। इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन इसमें था मैंने निकाला था, 2-3 क्वेश्चन मिला मुझे, उसको देखिए, बाकी लेक्चर देखिए ध्यान से। अगर समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। गाइज बैकग्राउंड वाइज इग्नोर कर दीजिएगा, घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ रिवीजन क्वेश्चन मैंने डाला है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर बनाया था, जैसे कि नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन में बनाया, लिपिड बनाया, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन डाला, उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नोट डाउन कीजिए, अगेन इसको हम इसका सॉल्यूशन डालेंगे, वो सॉल्यूशन वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, आशा करता हूं आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सवाल है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल का कंसेप्ट ग्रिप नहीं आएगा, आपको चीजें याद नहीं होगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस ही किसी को एक बेटर कॉन्सेप्ट सिखाता है और ग्रिप देता है क्वेश्चंस पर, कि वो किसी भी अननोन क्वेश्चंस को बनाकर निकल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है, इस दोनों को भी नोट डाउन जल्दी से कीजिए। इन सब का सॉल्यूशंस का वीडियो में बना के भेजूंगा, उसमें अपना आंसर सब लोग चेक कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, जवाब जरूर देंगे। आशा करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ये लेक्चर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब कर लेना और बेल की घंटी दबा देना, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और खुश रहो, मस्त रहो। फिर मिलते हैं सॉल्यूशंस के वीडियो में, और फिर अगले दिन इसी पर भी, ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा, अब इस पर कंटिन्यू लेक्चर आता रहेगा, 3-4 लेक्चर इस पर आएगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, जरूर आपसे मिलेंगे दोबारा, बाय।